हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू लॉ स्पाया। मेरा नाम आयुषी है और आज बेसिक्स ऑफ लॉ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिमिनल लॉ। तो जब हम लोग क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्राइम क्या है, अपराध क्या है, व्हाट इज क्राइम। तो हमारे देश में बहुत सारे क्रिमिनल लॉ स्टैट्यूट्स हैं जिन्हें पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने क्रिएट किया है, जैसे कि इंडियन पीनल कोड, एनडीपीएस एक्ट, SC/ST एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। बट किसी में भी हमको क्राइम की डेफिनेशन नहीं मिलती है। तो क्राइम क्या होता है? तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो सोसाइटी की कंसाइंस को, मतलब उसकी अंतरात्मा को हिला के रख देता है, शेक कर देता है और सोसाइटी के मन में फियर और शॉक पैदा कर देता है। और जब सोसाइटी ऐसे एक्ट को फ्रॉम कलेक्टिव जजमेंट, मतलब एक साइड डिसाइड करके ये डिसीजन लेती है कि हमें इसे ऑफेंस बनाना है, हमें इसे क्राइम बनाना है, तो स्टेट एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी उस एक्ट को क्राइम डिक्लेयर करती है और उसका पनिशमेंट प्रोवाइड करती है। और जब वो एक्ट क्राइम बन जाता है तो फिर वही स्टेट एज अ न्यूट्रल बॉडी उस व्यक्ति को जिसने वो क्राइम कमिट किया है उसको प्रोसिक्यूट करती है। प्रोसिक्यूशन से यहाँ पर क्या मतलब है? उसका इन्वेस्टिगेशन, देन उसका ट्रायल, और अगर वो गिल्टी घोषित होता है तो फिर उसका पनिशमेंट। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने देश में देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निर्भया गैंग रेप केस। जब निर्भया गैंग रेप केस हुआ था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था सोसाइटी में, बहुत सारे कैंडल मार्चेस हुए थे, लोगों की सच में कंसाइंस हिल गई थी। और उसके बाद जस्टिस JS वर्मा कमेटी बैठी थी और फिर उसके बाद जो हमारे क्रिमिनल लॉ के मेजर स्टैट्यूट्स हैं, मतलब इंडियन पीनल कोड, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए थे थ्रू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एंड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो इस अमेंडमेंट में बहुत सारे ऑफेंसेस जो कि वुमेन के अगेंस्ट कमिट किए जा सकते हैं उनको ऐड किया गया था, जैसे एसिड अटैक, वोरिज्म, स्टॉकिंग, अटेम्प्ट टू डिसरोब अ वुमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप विच कॉजेज डेथ और इंजरी लीडिंग टू वेजिटेटिव स्टेट। इसके अलावा जो रेप की डेफिनेशन है उसमें पहले पेनिट्रेशन को ही केवल रेप कंसिडर किया जाता था, उसकी भी डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया। एंड बहुत सारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑफेंसेस थे उनके पनिशमेंट को भी बढ़ाया गया, जैसे कि जो रेप का ऑफेंस है उसमें मिनिमम पनिशमेंट था 7 ईयर्स, अब मिनिमम पनिशमेंट को बढ़ाकर 10 ईयर्स कर दिया गया है। उसके बाद कुछ रेप के केसेस में 20 ईयर्स का पनिशमेंट है। वेजिटेटिव स्टेट, गैंग रेप या फिर गैंग रेप अंडर 12 के केसेस में डेथ सेंटेंस दे रखा है। तो ये होता है जब सोसाइटी की कलेक्टिव कंसाइंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम लोग किसी एक्ट को क्रिमिनल रॉन्ग क्यों कहते हैं या फिर किसी एक्ट को सिविल रॉन्ग क्यों कहते हैं? और ऐसे भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो क्रिमिनल रॉन्ग भी हैं और सिविल रॉन्ग भी हैं, जैसे डिफेमेशन, कॉन्स्पिरेसी, असॉल्ट, बैटरी, नेग्लिजेंस, ये सब कुछ क्रिमिनल रॉन्ग भी है और सिविल रॉन्ग भी है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सिविल रॉन्ग बेसिकली ऐसा एक्ट है जो कि आप किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कमिट करते हो और वो जो इंडिविजुअल है वो उस रॉन्ग के लिए कोर्ट जाएगा और उसको उस रॉन्ग के लिए कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। तो रेमेडी में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट कॉम्पनसेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मेन रेमेडी ऑफ सिविल रॉन्ग। ठीक है, तो जो क्रिमिनल रॉन्ग है वो भी अगेंस्ट द इंडिविजुअल ही हो रहा है, मतलब उसके जो विक्टिम है वो इंडिविजुअल ही है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। बट क्योंकि इस एक्ट ने सोसाइटी के कंसाइंस को हिला दिया था, उनके अंदर फियर पैदा कर दिया था, तो बाय कलेक्टिव जजमेंट उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस एक्ट को क्राइम बना देंगे। और ये जो क्राइम होगा वो किसके अगेंस्ट होगा? वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो हो ही रहा है, बट मेनली इट इज अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि स्टेट ने उस क्राइम को बनाया है एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी ने कलेक्टिव जजमेंट से ये डिसाइड किया था कि हमको इसको क्राइम बनाना है। ठीक है, अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव ऐसे एक्ट्स हैं जिनको लॉ कहता है कि आपको करना चाहिए, ये बेहतर होगा अगर आप करो। और प्रोस्क्रिप्टिव ऐसे एक्ट हैं जिनको लॉ प्रोहिबिट करता है, बोलता है कि इसको तुम मत करो और करोगे तो हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। तो जितने भी क्रिमिनल रॉन्ग हैं वो क्या होंगे? वो प्रोस्क्रिप्टिव होंगे, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, क्योंकि उनको स्टेट ने प्रोहिबिट किया है और उनके अगेंस्ट पनिशमेंट दिया है। प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या आएगा? तो प्रिस्क्रिप्टिव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे यहाँ आर्टिकल 51A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, जिसमें कहा गया है कि सिटीजन्स को ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटीज हैं। लेकिन मान लो अगर आप उन ड्यूटीज को नहीं भी निभाते हो, उसमें से आप कुछ भी नहीं करते हो, तो मैक्सिमम उसमें जितनी भी मेन ड्यूटीज हैं उनके अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं है जो पनिशमेंट प्रोवाइड करता हो। ओके,
अब पनिशमेंट की क्या ज़रूरत है? किसी एक्ट को क्राइम बना के आपको पनिशमेंट देने की क्या ज़रूरत है? नीड क्या है पनिशमेंट की? तो पनिशमेंट की बेसिकली 3 थ्योरीज है। पहली थ्योरी है रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, जो कि ये बोलती है कि आई टू आई, मतलब अगर तुमने किसी का मर्डर किया है तो उसी के बराबर हम तुम्हें भी मारेंगे। अगर तुमने किसी के ऊपर पत्थर फेंका है तो हम भी तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे। और दूसरी थ्योरी है डिटरेंस। डिटरेंस मतलब कि हम तुम्हें ऐसा पनिशमेंट देंगे जिससे कि तुम वो क्राइम दोबारा कमिट ना करो, या फिर और कोई कमिट ना करे। वो तुम्हारे पनिशमेंट को देखकर, मतलब जो तुमने क्राइम कमिट किया है और उसके लिए जो तुम्हें पनिशमेंट मिला है उसको देखकर वो डर जाए और हिम्मत ना करे इस तरह का क्राइम करने की। ठीक है। तीसरा क्या है? रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव क्या कहता है कि हम लोग उस ऑफेंडर को ऐसा पनिशमेंट देंगे कि उसके पास ये ऑप्शन भी हो कि वो रिफॉर्म कर पाए, अपने आप को बदल पाए, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को चेंज कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है। तो हम पनिशमेंट तो तुमको देंगे, लेकिन हम तुमको ये भी मौका देंगे कि तुम अपने आप को रिफॉर्म कर पाओ। तो मेनली इंडियन लॉ में हम लोग जो लास्ट की 2 थ्योरी है वो फॉलो करते हैं, दैट इज डिटरेंस एंड रिफॉर्मेटिव। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि रेट्रिब्यूटिव थ्योरी फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर सकती है उस ऑफेंडर के। और जो क्रिमिनल लॉ है उसकी ये इंटेंशन होती है कि हम लोग एक तरफ इंडिविजुअल जो कि विक्टिम है और सोसाइटी के इंटरेस्ट को रखें, और दूसरी तरफ हम लोग उस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को रखें जो कि अक्यूज्ड है, जो कि ऑफेंडर है। तो क्रिमिनल लॉ हमेशा ये कोशिश करता है कि हम इन दोनों के इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस बना पाए। ओके, तो अगर आप क्राइम कमिट करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो इसमें विक्टिम को क्या फायदा हो रहा है? अगर रेट्रिब्यूटिव जस्टिस होती तो हो सकता है विक्टिम को कुछ एक रिलीफ मिलती कि भाई आई टू आई हो गया। तो इसकी वजह से विक्टिम को क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि जो क्राइम है वो तो डिटरेंस और रिफॉर्मेटिव थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, और चाहे वो डिटरेंस हो और चाहे वो रिफॉर्मेटिव हो, दोनों ही केसेस में फायदा किसको हो रहा है? सोसाइटी को फायदा हो रहा है, सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आप डिटर कर रहे हो किसी और व्यक्ति को क्राइम करने से, और आप उस व्यक्ति को जो क्रिमिनल है उसको आप रिफॉर्म कर रहे हो, तो इससे सोसाइटी को ही तो बेनिफिट होगा। तो विक्टिम को क्या बेनिफिट हो रहा है? तो एज सच क्रिमिनल लॉ के अंदर ओरिजिनली विक्टिम के लिए कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि क्राइम को एक्चुअली में क्या समझा जाता है कि इट हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, इट हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। तो विक्टिम के लिए क्रिमिनल लॉ कोई बेनिफिट के बारे में नहीं सोचता था। अगर उसको कोई बेनिफिट चाहिए तो वो सिविल रेमेडी यूज कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑफेंसेस सिविल रॉन्ग भी होते हैं, और फिर वो उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। बट अब सिचुएशन बदल गई है। इवन इंडिया में भी अब इंडियन पीनल कोड के अंदर और सीआरपीसी के अंदर अंडर सेक्शन 357A विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम की बात की जाती है। मतलब अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो जो उसका विक्टिम है या फिर जो उस विक्टिम का रिलेटिव है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द विक्टिम, उनके लिए कॉम्पनसेशन की बात की गई है, और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स की बात की गई है, जैसे कि अगर वो विक्टिम एक रेप विक्टिम है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए, ये सारे बेनिफिट्स जो हैं अब लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है। अब ये जो क्राइम्स हैं, मतलब जिन एक्ट्स को हमने क्रिमिनल रॉन्ग डिक्लेयर किया है, क्या ये मॉरली रॉन्ग भी होते हैं, या फिर जो मॉरली रॉन्ग होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम बीइंग क्रिमिनली रॉन्ग? तो ऐसे क्राइम हो सकते हैं जो क्रिमिनली रॉन्ग भी हो और मॉरली रॉन्ग भी हो, और ऐसे क्राइम को हम लोग बोलते हैं मैला प्रोहिबिटा। फिर ऐसे क्राइम भी हो सकते हैं जो क्रिमिनल रॉन्ग हो लेकिन मॉरली रॉन्ग ना हो, तो अगेन इनको हम लोग क्या बोलेंगे? मैला प्रोहिबिटा। मतलब एज फार एज वो क्रिमिनल रॉन्ग हैं, हम लोग उनको बोलते हैं मैला प्रोहिबिटा, भले ही वो मॉरली रॉन्ग हो या ना हो। लेकिन जो एक्ट्स मॉरली रॉन्ग तो हैं बट क्रिमिनली रॉन्ग नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं मैला इनसे। तो जैसे सेक्सुअल क्राइम लाइक रेप, सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो ये मॉरली रॉन्ग है एंड एट द सेम टाइम ये क्रिमिनल रॉन्ग तो है ही है, तो ये क्या हुआ? मैला प्रोहिबिटा। उसके अलावा जैसे चोरी, मान लो आप बहुत ज़्यादा भूखे हो या बहुत गरीब हो, आपको कपड़े की ज़रूरत है और आप इस वजह से चोरी करते हो, तो उस केस में क्या हुआ? मॉरली रॉन्ग तो नहीं हुआ। मतलब हमारी जो कंसाइंस है वो क्या कहेगी? नहीं भाई, वो व्यक्ति गरीब है इसलिए उसने क्राइम किया है, इसलिए उसने चोरी की है, तो ये क्या हुआ? अगेन मैला प्रोहिबिटा, क्योंकि ये क्राइम है, भले ये मॉरली रॉन्ग हो या ना हो। अब तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? जैसे कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के केस में, मतलब अबॉर्शन के केस में। इस केस में जो मदर है वो अगर अबॉर्शन कराती है तो वो कुछ केसेस में मॉरली रॉन्ग होता है और कुछ केसेस में जस्टिफाइड होता है, लेकिन अगर हम लोग चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो मॉरली रॉन्ग होगा। तो इसीलिए अबॉर्शन को मॉरली रॉन्ग समझा जाता है।
लेकिन क्या अबॉर्शन एक क्रिमिनल ऑफेंस है? क्या ये क्रिमिनल रॉन्ग है? नहीं, मैक्सिमम केसेस में जो अबॉर्शन होता है वो क्रिमिनली रॉन्ग नहीं होता है। तो जैसे आप अगर रेप विक्टिम हो और आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आप अबॉर्ट करा सकते हो। अप टू 20 वीक्स आपको फुल फ्रीडम है अबॉर्शन कराने की। और अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक में फॉल करती है तो वो स्पेशल सर्कमस्टांस हो जाती है, उसके लिए अलग रेगुलेशंस होती हैं। तो ये क्या हुआ? अबॉर्शन क्या हुआ? मैला इनसे हुआ। तो पहले दो एग्जाम्पल्स मैला प्रोहिबिटा और ये वाला मैला इनसे। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया हो कि क्राइम क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। और आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है थ्रू आउट दिस वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि मैं किस नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।